के अंदर, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुकून सरकार फेल हुई है और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अनुभवहीन व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा होकर सरकार चला रहा है और ये वातावरण एक निराशाजनक वातावरण है। और बीजेपी मांग कर रही है नई जांच की, लेकिन सरकार कह रही है कि आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया है, नई जांच क्यों? एक हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर इस प्रकार की जो घटना किया है, कौन किसको कितना दर्द हुआ है, पिछले 10 दिनों का अगर कार्यकाल में 10 दिनों के काम में आप निकालेंगे, सरकार के मंत्रियों की, सरकार के सलाहकारों की, सरकार की, आप किसी की मुझे बताएं तो सही, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई हो जिसमें ये लगता हो कि कांग्रेसियों को बड़ी तकलीफ हुई है इस कृत्य के कारण से। इसलिए हमें जब इस प्रकार के काम होते हैं और खास करके जिस प्रकार से हमारा देवी देवताओं की भूमि माना जाता है हिमाचल प्रदेश और वहां पर इस प्रकार का काम हो रहा है, ये शर्मनाक है। और इसके ऊपर जिस भी तरीके की जांच की बात चाहे विपक्ष बोल रहा है, चाहे आम जनमानस बोल रहा है, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो उसको ऐसा करने में क्या दिक्कत है, करना चाहिए। सर, केंद्र के 9 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है किस तरह का कार्यकाल रहा है? हम आजकल सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे महा जनसंपर्क अभियान भी चलाया हुआ है और उस महा जनसंपर्क अभियान में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। हर हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर बड़ी रैलियां हो रही हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना हो रहा है। हम जो नए कार्यकर्ता, कोई रिटायर्ड लोग आए हैं, फौजी आए हैं, टीचर आए हैं, आईएएस आए हैं, आईपीएस आए हैं, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, बैठकर हम बात कर रहे हैं, हम अपना विचार उनको दे रहे हैं कि हमारे विचार के साथ वो लोग जुड़े। उसके अलावा अगर पिछले 9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के ऊपर एक नजर दौड़ाई जाए तो आपके ध्यान में होगा, इन 9 वर्षों से पहले जब भी हम कभी कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमारा कोई कार्यक्रम होता था, तो उन कार्यक्रमों के अंदर हम जिन मुद्दों को लेकर जाते थे, इन 9 वर्षों में हमने उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है और किए हैं। आप याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसमें कहीं खड़ा होता था तो वो बोलता था कि जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया और धारा 370 को समाप्त करके एक संविधान, एक विधान की बात को जो हम बार बार बोलते थे उसको हमने ठीक किया। एक देश के अंदर 2 झंडे नहीं होने चाहिए, उसको हमने ठीक किया। हम लोग राम मंदिर की बात करते थे, जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें ये बोला जाता था कि राम मंदिर बनना चाहिए। और हमें इस बात की खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र की सरकार लगातार राम मंदिर का भव्य मंदिर वहां पे निर्माण हो उसके लिए काम कर रही है और आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और बहुत ही अच्छा जो राम जन्मभूमि का जो स्थल है, बहुत ही अच्छा और भव्य जो मंदिर है वहां पे उसकी स्थापना हो रही है। हम लोगों ने जो बातें, जिन बातों को हम लेके चलते थे, उन सब बातों का पिछले 9 वर्षों में हमने काम करने की कोशिश की है। हमारे विचार में ये बोला गया है कि हम गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की मदद करेंगे, उसके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार के अंदर चली हैं और चाहे वो आयुष्मान भारत है, बड़े अच्छे रिजल्ट पिछले 9 वर्षों में आए हैं। किसानों के लिए लगातार किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। इसलिए पिछले 9 वर्षों का अगर कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का देखा जाए तो केवल और केवल राष्ट्रीय पटल पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर एक मुहावरा है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, वो इस सरकार की हालत है। ये परिस्थितियां आज बनी है क्या? आज से 5 वर्ष पहले क्या ये परिस्थितियां नहीं थी? आज से 5 वर्ष पहले क्या कर्जा नहीं था? कर्जा उस समय भी था, लेकिन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने सारी परिस्थितियों को समझते हुए ठीक तरीके से उसको चलाया, जिसके कारण से हम लोगों के समय में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने इन ऐसे गाने नहीं गाए स्टेजों के ऊपर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोए नहीं हम कि आर्थिक बदहाली की तरफ से जा रहे हैं। एक तरफ आप ये बता रहे हैं हमारी आर्थिक बदहाली हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ आप लोगों को 10-10 गारंटियों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है। लेकिन मैंने पहले ही शब्द प्रयोग किया है, अनुभवहीन लोगों की जो है वो लोग जो है वो राज कर रहे हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की परिस्थितियों को सामना करने के लिए, समझने के लिए उनका मैं ये कह रहा हूं कि उनको वो चीजें समझ नहीं आ रही।
सर एक इन्वेस्टर जो मीटिंग जो है अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने की थी और उसमें वो इन्वेस्टर्स लाए गए थे जो आपके समय में इन्वेस्टर मीट के दौरान आए थे, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 3 साल तक सरकार ने उनके लिए कोई भी काम नहीं किया, उनके प्रपोजल तक आगे नहीं बढ़ाए, अब हमें उनको रिव्यू करना पड़ रहा है। आपके ध्यान में रहे, हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था। ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और एक ध्यान में आपके और बात रहे कि 1,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 35% एमओयू धरातल के ऊपर आए। उनमें मशीनरी का काम हुआ, कहीं पर कमीशनिंग हुई, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। इस प्रकार का 35% की जो काम है वो हुआ है। और ये जो 35% का जो काम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ हो और उसका 35% धरातल पे इस प्रकार से इतने समय में आया हो, ये एक रिकॉर्ड है। इसलिए ये कहना कि काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आदरणीय सुक्खू जी ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों आपके एक टीवी चैनल के ऊपर मैं जुड़ा हुआ था, तो वहां पर उनके राजनीतिक सलाहकार बोल रहे थे कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे स्टैब्लिश होने के लिए लोकल एक टोकन मनी जो है उनका प्रावधान किया कि उनसे टोकन मनी हम लेंगे और उसके बाद हम उनका, ताकि वो चले ना जाए। तो मैंने वहां पे कंट्राडिक्ट किया था उनको। मैंने कहा भैया, टोकन मनी लेने का रिवाज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाद में उन्होंने इसको सुधारते हुए बोला कि हम विचार के अंदर है, नहीं भी हो सकता ऐसा। तो सरकार को जिस प्रकार का प्रोसेस लगातार चला हुआ था, आपके क्षेत्र के अंदर एक बार देखिए, ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये उस समय आया है। ऊना के अंदर आपका बल्क ड्रग पार्क आया है। तो ये जो चीजें हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 हिम प्रगति पोर्टल उसका नाम था, पिछले 6 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इसलिए काम करने के तरीके को बदलना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी पिछले 6 महीनों में इसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। एचआरटीसी 1300 करोड़ के घाटे में है, ऐसे में इलेक्ट्रिक मॉडल अपनाने की बात हो रही है, सभी डीजल बसेस को तब्दील किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेस में, किस तरह से देखते हैं? आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। एचआरटीसी का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से एचआरटीसी को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसेस चलानी है। उसको, बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे? और आपके ध्यान में यह भी रहे, जो डाटा आज की तारीख में आता है, उस डाटे में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले अगले 10 वर्षों में भी जिस प्रकार का डिमांड आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही। आपके पास आज की तारीख में भी एक चार्जर के ऊपर 4000 बसों से ज्यादा का बोझ है, एक चार्जर के ऊपर, जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल बसेस लेनी है, लेकिन आप आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हमने डीजल बंद ही कर देना है, इलेक्ट्रिकल ले लेनी। कहां से ले लेनी आपने? ये जो झंडियां दिखा रहे हैं ना, जो हार पड़ रहे हैं, ये हमारे जमाने की है बसें सारी, इसका पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुक्खू सरकार को व्यवहारिकता के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सवाल उठाए जा रहे हैं आपके विरोधियों के द्वारा, खासकर विकास कार्यों को लेकर। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कोई आप कोड करें कहीं का, कहां की बात कर रहे हैं। विकास कार्यों की तो एक बड़ी लंबी किताब खोल दूंगा मैं, फिर आप कहेंगे ये बड़ा लंबा चला गया प्रोसेस। आपके मित्र हैं पराशर जी, उनका वीडियो सुन रहा था। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। मंत्री जी ने अपने समय में विकास कार्य किए नहीं और अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विरोधियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक तो मैं ये ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं पराशर जी की, इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं, मैं बच्चों को वहां पे अंग्रेजी सिखाता हूं और कंप्यूटर की शिक्षा देता हूं। पहले तो ये व्यक्ति को अपने आप किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है। जो इनके बोलने का लहजा है और जिस प्रकार की बात, जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार की बात अपने मुख से बोलते हैं, पहले तो इनको अपने आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ये अकल लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में रहना है और यहाँ पे किस प्रकार की बात होनी चाहिए।
जिस प्रकार की बात उन्होंने वहां पे कही है, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल अपनी बात नहीं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जसवा प्राकृत में, जहां से मैं चौथी बार विधायक बना हूं, वहां की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। वो मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे, जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने देख भी लिया लोगों को झूठ बोल के, कहते मेरी जेब में टिकट है, वो जेब पता नहीं कहां चली गई। और आप बोल रहे हैं मैं बड़ी बड़ी पार्टियों के संपर्क में हूं, तो संपर्क में तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। पार्टियां हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन दम दिखाना है तो आओ ना मैदान में, वहां की कोशिश की है, वहां बता दिया लोगों ने उनको कि वो कहां और कितने और कैसे। इसलिए जहां तक विकास का विषय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मॉडल कंस्टिट्यूंसी की बात करूं पिछले 5 वर्षों में, जिस कंस्टिट्यूंसी के अंदर मॉडल ITI HRTC का डिपो, पॉलिटेक्निक से ये जो हमारा एक इंडस्ट्री के अंदर ये जो हमारा एक डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, उसकी लगभग